हाँ तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम साइंस के 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम से रिलेटिव है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में या पुष्प में या तना में या फल में? तो जो पौधे में जो जनन अंग होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? जंतुओं में या कवकों में या परजीवियों में या हरे पौधों में? जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह हरे पौधों में होती है। कहाँ? हरे पौधों में होती है, हमें याद रखना है। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन किसके माध्यम से बाहर निकलता है? जल से या ग्लूकोज से या कार्बन डाइऑक्साइड से या डिकटिया सोम से? तो किससे निकलता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर और चौथा प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यकृत में। यकृत यानी किसको? लीवर को बोला जाता है। यकृत किसको बोला जाते हैं? लीवर को। ठीक है, तो जो जठर ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? यकृत में या आमाशय में या अग्नाशय में या मुंह में? तो कहाँ पाई जाती है? तो जो जठर ग्रंथियां होती है वह यकृत यानी लीवर में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर और पांचवा प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? स्टोमाटा में या केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहाँ? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं छठवें नंबर प्रश्न की ओर और छठवां नंबर जो आपका प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? जो इथाइल अल्कोहल होता है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय की अवायवीय? ए और बी यानी वायवीय और अवायवीय दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो इथाइल अल्कोहल है वह अवायवीय श्वसन से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर और सातवां प्रश्न है आपका कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल या पिट्यूटरी या मेडुला या थायराइड? तो बताइए सबसे जो छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कौन होती है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर और आठवां प्रश्न है कि पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भागों से जल का ह्रास होता है तो क्या कहलाती है? विसरण या वाष्पोत्सर्जन या परागण या निषेचन? तो पौधे के वायवीय भागों से जल का जो ह्रास होता है तो वह क्या कहलाता है? वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर और जो 9वां नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग पनपता है, यानी घेंघा रोग किसके कारण पनपता है? रक्त की कमी से या चीनी की कमी से या आयोडीन की कमी से या मोटापा से? तो जो घेंघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, किसके? आयोडीन की कमी से। अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर और 10वां जो प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। जो रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपा द्रव्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा या लिम्फ या सीरम या सफ़ेद रक्त कणिकाएं? तो बताइए क्या उसको बोलते हैं? जो रक्त में जो हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव्य होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको सीरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर और 11वां नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप या एमीटर या लेक्टोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर? तो रक्तचाप मापने के उपकरण को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर और 12वें नंबर प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है
वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है, जंतुओं में या पौधों में, या पौधे और जंतुओं दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाएं होती है वह कहाँ पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, और पौधों में पाई जाती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं। ठीक है, 12वें नंबर नहीं हो गया, अब 13वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 13वां नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऊंट में या घोड़ा में या तिलचट्टा में या मानव में। तो किस में पाया जाता है, तो जो तिलचट्टा होता है और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। और 14वां नंबर प्रश्न है आपका कि रक्त क्या है, पदार्थ है या ऊतक है या कोशिका है या इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है वह क्या है, रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऊतक। अब हम बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। और 15वां नंबर जो प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। जो मूत्र होता है वह पीले रंग किस वर्ण के कारण होता है, और ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या यूरोक्रोम या क्रोमोप्लास्ट। तो जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। और 16वें नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी माने जो पुल्लिंग में भी आता हो और स्त्रीलिंग में भी आता हो। तो कौन है, हाथी है या गाय है या कुत्ता है या केंचुआ है। तो इनमें से क्या है, जो केंचुआ है वह उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न को। और 17वां नंबर जो आपका प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। जो रक्त में जो यूरिया होती है वो कहाँ से प्रवेश करती है, वृक्क से। वृक्क किसको बोलते हैं, पेट को वृक्क बोला जाता है। ठीक है, तो वृक्क से या फेफड़ा से या यकृत से या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरिया, ठीक है, यूरिया जो होता है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से, यकृत से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। और 18वां नंबर जो प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने रसायन कौन है, CFC है कि DDT है या ATP, इनमें से कोई नहीं। CFC यानी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और DDT यानी डिप्थीरिया, और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बताइए जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है वह क्या होता है, तो DDT होता है। क्या होता है, DDT आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। और 19वां नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, अपघटक या शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी। तो जो शाकाहारी है वह एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल माने जो भूमि से हम जल प्राप्त करते हैं। तो क्या, तो क्या है आपका ऑप्शन है कुआं या नदी, कुआं या नदी या समुद्र या तालाब। तो भूमिगत जल का जो उदाहरण क्या है, कुआं है। ठीक है, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 21वां नंबर प्रश्न की ओर। और 21वां नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो जीवों का विकास होता है वह क्या कहलाता है, मेंडलवाद या लामार्कवाद या डार्विनवाद या क्या समतुल्य परिवर्तन। तो बताइए क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मात्र 21 प्रश्न है, इसमें से उम्मीद करते हैं कि 5 से 7 नंबर आपका एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। फिर हम साइंस के ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।